नमस्कार, मैं घनश्याम कुमार। प्रस्तुत है आज का मुख्य समाचार। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। सीएम के अरविंद केजरीवाल की ईडी रिमांड आज खत्म हो गई। उन्हें कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें 15 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। सीएम केजरीवाल को अब तिहाड़ जेल भेजा गया। ऐसे में सवाल यह उठ रहा है कि क्या अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल से दिल्ली की सरकार चला पाएंगे। इसी सवाल का जवाब देते हुए तिहाड़ जेल के पूर्व पीआरओ सुनील कुमार गुप्ता ने कहा कि यह बेहद चुनौतीपूर्ण होगा। सीएम के साथ एक निजी स्टाफ होना चाहिए। अब तक 16 जेल हैं, इनमें से किसी में भी ऐसी सुविधा नहीं है जहां से मुख्यमंत्री पद चलाया जा सकता है। इसके लिए सभी नियमों को तोड़ना पड़ता है। कोई भी इतने सारे नियमों को तोड़ने की इजाज़त नहीं देगा। सरकार चलाने का मतलब सिर्फ फाइलों पर हस्ताक्षर करना नहीं है। सरकार चलाने के लिए कैबिनेट की बैठकें बुलाई जाती है, मंत्रियों से सलाह ली जाती है और बहुत सारे कर्मचारी होते हैं। एलजी के साथ बैठकें या टेलीफोन पर बातचीत होती है। जेल में टेलीफोन की सुविधा नहीं है। जनता अपनी समस्याएं लेकर निवारण के लिए मुख्यमंत्री से मिलने आती है। जेल में सीएम कार्यालय बनाना असंभव है। जेल में कैदी हर दिन 5 मिनट के लिए अपने परिवार से बात कर सकते हैं और यह सब रिकॉर्ड किया जाता है। जानिए क्या कुछ नियम है इस संबंध में। आपको बता दें कि फिलहाल ऐसा कोई नियम नहीं है जिसकी वजह से जेल से सरकार ना चलाई जा सके, लेकिन जेल से सरकार चलाने के पीछे कई सारे मुश्किलों का सामना भी करना पड़ सकता है। सबसे जरूरी बात यह है कि जेल से तो सरकार तो चलाई जा सकती है, लेकिन सीएम कोई बैठक नहीं ले सकते। इसके साथ ही उन्हें किसी भी आदेश को पारित करने के लिए कोर्ट की मंजूरी लेनी होगी। जेल में बंद कैदी की सारी गतिविधियों पर नजर रहती है और कोई भी कार्य कोर्ट के आदेश पर ही किया जा सकता है। कैदी वकील की सहायता से किसी कानूनी दस्तावेज पर दस्तखत कर सकता है, लेकिन किसी सरकारी दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने के लिए कोर्ट से मंजूरी लेना जरूरी होगा। बता दें कि अगर कोर्ट की मंजूरी लिए बिना कोई फैसला लिया जाता है तो उसे चुनौती दी जा सकती है। जानिए क्या कुछ पूरा मामला है इस संबंध में। दरअसल दिल्ली शराब घोटाला मामले में सीएम केजरीवाल को पेश किया गया, जहां से उन्हें 15 अप्रैल तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। केजरीवाल अब तिहाड़ जेल में ही रहेंगे। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि अब सीबीआई कभी भी कोर्ट में एप्लीकेशन लगाकर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन आबकारी एफआईआर मामले में अरविंद केजरीवाल को कस्टडी में लेने के लिए अर्जी लगा सकती है। इस मामले में अरविंद केजरीवाल से पिछले साल सीबीआई ने एक बार पूछताछ भी की थी। पूछताछ के बाद पीएमएलए केस में ईडी ने कार्रवाई शुरू कर दी थी। हालांकि सीबीआई कोर्ट में कब जाएगी ये अभी तय नहीं है। ज्ञानव्यापी ब्यास्ता खाने में जारी रहेगी पूजा और नमाज। सुप्रीम कोर्ट ने उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगाने से किया इनकार। सर्वोच्च न्यायालय ने आज यानी 1 अप्रैल को ज्ञानव्यापी मस्जिद के दक्षिणी तहखाने में हिंदू प्रार्थनाओं पर रोक लगाने से इनकार कर दिया और हिंदू पक्ष को नोटिस भी जारी किया है। ज्ञानव्यापी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के उस आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया जिसमें ब्यास तहखाना के अंदर देवताओं की पूजा करने की अनुमति दी गई थी। अब जब सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है तो ज्ञानव्यापी में ब्यास जी के तहखाने में पूजा जारी रहेगी। बता दें, वाराणसी जिला अदालत ने हिंदुओं को ज्ञानव्यापी मस्जिद के दक्षिणी तहखाने में ब्यास तहखाना के अंदर देवताओं की पूजा करने की अनुमति दी थी, जिसे हाईकोर्ट ने बरकरार रखा था। सुप्रीम कोर्ट ने इसे यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कहा कि 17 जनवरी और 31 जनवरी तहखाना के अंदर पूजा की अनुमति के आदेशों के बाद मुस्लिम समुदाय द्वारा ज्ञानव्यापी मस्जिद में बिना किसी बाधा के नमाज पढ़ी जाती है और हिंदू पुजारी द्वारा पूजा की पेशकश तक ही सीमित है। तहखाना क्षेत्र में यथास्थिति बनाए रखना उचित है ताकि दोनों समुदाय उपरोक्त शर्तों के अनुसार पूजा करने में सक्षम हो सके। भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्र की पीठ ने हिंदू और मुस्लिम पक्षों को ज्ञानव्यापी परिसर में यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया ताकि दोनों समुदाय पूजा और नमाज अदा कर सके। तिबू द्वीप, इस पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच वार पलटवार जारी है। अब इस क्रम में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि नेहरू चाहते थे जितनी जल्दी हो सके हम इसे दे दें। विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा कि इस मामले को उस समय भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने अधिक महत्व नहीं दिया था। पंडित नेहरू को इसकी कोई चिंता नहीं थी, उन्होंने इसे खास तवज्जो नहीं दी। वह चाहते थे कि जितनी जल्दी हो सके इससे छुटकारा मिल जाए। श्रीलंका को कच्चा तिबू द्वीप दिए जाने के 1 साल पहले तक इस पर चर्चा हो रही थी। जयशंकर के इस बयान पर पलटवार करते हुए कांग्रेस नेता और पूर्व गृह मंत्री ने कहा कि पीएम मोदी चीन पर एक शब्द नहीं बोलते। कच्चा तिबू द्वीप को लेकर चिदम्बरम का इस तरह का बयान आया है।
देश के पूर्व गृह मंत्री पी चिदम्बरम ने प्रधानमंत्री मोदी और उसके सहयोगी डीएमके के खिलाफ लगाए जा रहे आरोपों पर पलटवार करते हुए सवालिया लहजे में कहा कि चीन लगातार भारतीय क्षेत्र पर कब्जा कर रहा है, लेकिन पीएम मोदी उस विषय पर एक भी शब्द नहीं बोलते। क्या उन्होंने चीन को क्लीन चिट दे दी है? पी चिदम्बरम ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी उस मुद्दे को क्यों उठा रहे हैं जो 1974 में ही सुलझा लिया गया था। उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी की सरकार ने लाखों तमिलों की मदद करने के लिए श्रीलंका के साथ बातचीत की थी। कच्चा तिबू द्वीप को श्रीलंका का भाग माना जाता था। उसके बदले में 6 लाख तमिलों को भारत आने की इजाज़त दी गई थी। यह मुद्दा करीब 50 साल पहले ही बंद कर दिया गया था। इससे पहले आज विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर ने कहा था कि कांग्रेस के पीएम ने कच्चा तिबू द्वीप को लेकर ज़्यादा उत्सुकता नहीं दिखाई थी। इसके उलट कानूनी विचारों के बावजूद भारतीय मछुआरों के अधिकारों की अनदेखी की गई। उन्होंने कहा कि जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी जैसे प्रधानमंत्रियों ने 1974 में समुद्री सीमा समझौते के तहत श्रीलंका को दिए गए कच्चा तिबू द्वीप को छोटा द्वीप और छोटी चट्टान बताया था। इस संबंध में आगे बढ़ते हुए अगर देखें तो विदेश मंत्री के बयान पर वार करते हुए चिदम्बरम ने कहा कि 25 जनवरी 2015 को एमआईए ने एक आरटीआई के जवाब का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि इस आरटीआई जवाब ने उन चीज़ों को सही ठहराया जिसके तहत भारत ने माना था कि एक छोटा द्वीप श्रीलंका का है। उन्होंने सवाल करते हुए कहा कि विदेश मंत्री और उनका मंत्रालय ऐसा क्यों कर रहा है, लोग कितनी जल्दी अपने रंग में बदलाव लाते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि जयशंकर का जीवन कालाबाजी खेलों के इतिहास में दर्ज किया जाएगा। मामले में तेलंगाना हाई कोर्ट ने कहा कि चुप रहना आरोपी का मौलिक अधिकार है। याचिकाकर्ता ने अपनी अपील में कहा कि एनआईए ने 13 जून 2023 को आरोपी यानी याचिकाकर्ता को अरेस्ट कर लिया था। इस मामले को आगे समझते हुए तेलंगाना हाईकोर्ट ने एक मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए को फटकार लगाई है। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि अगर कोई आरोपी चुप या संतोषजनक जवाब नहीं दे रहा तो हम उसकी हिरासत अवधि नहीं बढ़ा सकते। चुप रहने का अधिकार संविधान के तहत सुरक्षित उसका एक मौलिक अधिकार है। कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी का आवेदन मंजूरी के लायक नहीं है। जस्टिस के लक्ष्मण और सुजाना की बेंच ने एक आपराधिक मामले में दायर अपील पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया। पीएफआई के एक सदस्य ने ट्रायल कोर्ट द्वारा उसकी रिमांड 5 दिन बढ़ाने के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। याचिकाकर्ता ने अपनी अपील में कहा था कि एनआईए ने 13 जून 2023 को आरोपी यानी याचिकाकर्ता को अरेस्ट कर लिया था। इसके बाद 4 जुलाई को कोर्ट ने आरोपी को 5 दिन की कस्टडी दी। जांच एजेंसी ने याचिकाकर्ता को 5 दिनों की अवधि के लिए रिमांड पर लिया। जांच एजेंसी 1 सितंबर 2023 को दूसरा आवेदन देकर फिर से 5 दिनों के लिए आरोपी की हिरासत मांगी। एनआईए ने कोर्ट को बताया कि हिरासत के दौरान आरोपी ने संतोषजनक जवाब नहीं दिया। वह ज़्यादातर सवालों पर शांत ही रहा। इस मामले में जांच अभी चल रही है। इस आधार पर ट्रायल कोर्ट ने एनआईए के आवेदन को मंजूरी दे दी। यूक्रेन को दे दी बड़ी चेतावनी। जेलेंस्की से कहा कि अपने सुरक्षा सेवा प्रमुख और अन्य को कर दो हमारे हवाले। रूस ने यूक्रेन को बड़ी चेतावनी देते हुए उसके सुरक्षा प्रमुख और अन्य को मॉस्को के हवाले करने के लिए कहा है। पुतिन की सेना ने जेलेंस्की को साफ कर दिया है कि रूस पर आतंकी हमले के आरोपियों को उनके हवाले कर दिया जाए। बता दें कि कुछ दिनों पहले ही रूस के कॉन्सर्ट हॉल में हुए हमले में करीब 143 लोग मारे गए थे। रूस ने यूक्रेन पर हमले को काफ़ी तेज किया। पुतिन के विदेश मंत्रालय ने रविवार को यूक्रेन से उसके सुरक्षा सेवा प्रमुख समेत अन्य को उसके हवाले करने की कड़ी चेतावनी देते हुए रूस ने कहा, यदि जेलेंस्की की ओर से ऐसा नहीं किया जाता तो रूस बड़ी कार्रवाई करेगा। विदेश मंत्रालय ने कहा कि रूस मांग कर रहा है कि यूक्रेन रूस में किए गए आतंकवादी कृत्यों से जुड़े सभी लोगों को सौंप दें। इसमें यूक्रेन की एसबीयू सुरक्षा सेवा के प्रमुख भी शामिल हैं। रूस में कई हिंसक घटनाओं को सूचीबद्ध करने के बाद मंत्रालय के एक बयान में कहा गया कि रूस ने यूक्रेनी अधिकारियों को आतंकवादी कृत्यों से जुड़े सभी लोगों की तत्काल गिरफ्तारी और प्रत्यर्पण की अपनी मांगों से अवगत करा दिया है। मंत्रालय के बयान में कहा गया कि जिन लोगों को सौंपा जाना है उनमें एसबीयू प्रमुख वासिल मालिउक भी शामिल है। रूस के अनुसार उन्होंने स्वीकार किया है कि फरवरी 2022 में यूक्रेन पर क्रेमलिन के आक्रमण के बाद से क्रीमिया को रूसी मुख्य भूमि से जोड़ने वाले पुल पर हमलों के पीछे भी उनका ही हाथ था। 1987 में भारत ने तथाकथित अरुणाचल प्रदेश बनाया। बाउंड्री विवाद पर चीन ने फिर दिखाया एक तरह से बड़बोलापन। जयशंकर ने सिंगापुर में नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर के प्रतिष्ठित इंस्टीट्यूट ऑफ साउथ एशिया स्टडीज को संबोधित करते हुए कहा कि यह कोई नया मामला नहीं है। चीन हमेशा इस तरह के दावे करते रहा है। ये दावे पहले भी बेतुके थे और आज भी
उसी तरह से बेतुके हैं। चीन की ओर से अरुणाचल प्रदेश पर किए जा रहे दावे का विदेश मंत्री एस जयशंकर ने करारा जवाब दिया है। उन्होंने अरुणाचल प्रदेश पर चीन के दावों को बेतुका और हास्यास्पद बताते हुए कहा कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न अंग है, लेकिन जयशंकर के इस बयान पर अब चीन की भी प्रतिक्रिया आई है। जयशंकर ने सिंगापुर में नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर के प्रतिष्ठित इंस्टीट्यूट ऑफ साउथ एशिया स्टडीज को संबोधित करते हुए कहा कि ये कोई नया मामला नहीं है। चीन हमेशा इस तरह के दावे करता है। दावे पहले बेतुके थे और आज भी ठीक कुछ उसी तरह से है। सिंगापुर के 3 दिवसीय दौरे पर पहुंचे जयशंकर ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न अंग है। हम इसे लेकर बहुत स्पष्ट हैं। यह सीमा वार्ता का हिस्सा होगा जो हो रही है। आगे देखें कि चीन के संदर्भ में अगर देखें तो जयशंकर के इस बयान पर चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ली जियान ने कहा कि चीन और भारत की सीमा का कभी सीमांकन नहीं किया गया और ये पूर्वी सेक्टर, मध्य सेक्टर, पश्चिमी सेक्टर और सिक्किम सेक्टर में विभाजित हो गया। पूर्वी सेक्टर में जंगनान चीन का क्षेत्र रहा है। चीन ने कहा कि चीन के अवैध कब्जे तक जंगनान पर हमारा अधिकार क्षेत्र रहा। ये एक ऐसा बुनियादी तथ्य है जिससे इनकार नहीं किया जा सकता। चीन का कहना है कि भारत ने 1987 में अवैध कब्जे वाले चीन के इलाके पर तथाकथित अरुणाचल प्रदेश का गठन किया था। चीन ने तब बयान जारी कर इसका पुरजोर विरोध करते हुए कहा था कि भारत का कदम अवैध और अमान्य है। इससे चीन के रुख में कोई बदलाव नहीं आएगा। हालांकि अरुणाचल को लेकर अमेरिका ने भी चीन को झटका दिया है। अमेरिका ने हाल में कहा था कि वह लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC पर क्षेत्रीय दावों के प्रयासों का कड़ा विरोध करता है। अमेरिका ने कहा था कि अरुणाचल प्रदेश को भारत का हिस्सा मानता है। हम लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर सेना या किसी नागरिक द्वारा किसी तरह की घुसपैठ या अतिक्रमण के दावे के एक पक्षीय प्रयासों की कड़ी निंदा करते हैं। अमेरिका का यह बयान चीन के रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता झांग जियांग के उस बयान के बाद आया था जिसमें चीन ने कहा था कि बीजिंग तथा कथित अरुणाचल प्रदेश पर भारत के अवैध रूप से कब्जे का पुरजोर विरोध करता है। चीन अरुणाचल प्रदेश के लिए जंगनान नाम का इस्तेमाल करता है। अरुणाचल प्रदेश को लेकर चीन के साथ लंबे समय से विवाद है। भारतीय विदेश मंत्रालय के मुताबिक चीन अरुणाचल प्रदेश की करीब 90,000 वर्ग किलोमीटर पर अपना दावा करता है। चीन और भारत के बीच मैकमोहन लाइन को अंतर्राष्ट्रीय सीमा माना जाता है। 1914 में शिमला में एक समझौता हुआ था। इसमें 3 पार्टियां थी, ब्रिटेन, चीन और तिब्बत। इस दौरान सीमा को लेकर अहम समझौता हुआ। जिस वक्त ये समझौता हुआ उस वक्त तिब्बत एक आज़ाद मुल्क हुआ करता था। उस समय ब्रिटिश इंडिया के विदेश सचिव हेनरी मैकमोहन थे। उन्होंने ब्रिटिश इंडिया और तिब्बत के बीच 890 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा खींची। इसे ही मैकमोहन लाइन कहा जाता है। इसमें अरुणाचल प्रदेश को भारत का हिस्सा बताया गया था। आज़ादी के बाद भारत ने मैकमोहन लाइन को ही सीमा माना, लेकिन 1950 में चीन ने तिब्बत पर कब्जा कर लिया। चीन ने दावा किया कि अरुणाचल प्रदेश दक्षिणी तिब्बत का हिस्सा है और चूंकि तिब्बत पर उसका कब्जा है इसलिए अरुणाचल प्रदेश भी उसका है। केरल का उधार सीमा से जुड़े केस पर अब 5 जजों की संविधान पीठ करेगी सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह के आदेश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केरल सरकार के शुद्ध उधारी की सीमा से जुड़े मुकदमे को 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ के पास भेज दिया। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस KV विश्वनाथ ने राज्यों के उधार लेने से संबंधित संविधान के अनुच्छेद 293 का उल्लेख करते हुए कहा कि यह प्राविधान अब तक शीर्ष अदालत द्वारा किसी भी आधिकारिक व्याख्या के अधीन नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केरल सरकार द्वारा शुद्ध उधारी की सीमा से जुड़े मुकदमे को 5 न्यायाधीशों के संविधान के पीठ के पास भेज दिया। मुकदमे में राज्य द्वारा आरोप लगाया गया कि केंद्र उधार लेने पर सीमा लगाकर राज्य के वित्त को विनियमित करने के उसके विशेष स्वायत्त अधिकार में हस्तक्षेप कर रहा है। कोर्ट ने इस संबंध में कहा, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस KV विश्वनाथ ने राज्यों के उधार लेने से संबंधित संविधान के अनुच्छेद 293 का उल्लेख करते हुए कहा कि यह प्राविधान अब तक शीर्ष अदालत द्वारा किसी भी आधिकारिक व्याख्या के अधीन नहीं है। इस संबंध में केरल सरकार ने अनुच्छेद 131 का हवाला देते हुए कहा कि संविधान के अनुच्छेद 131 के तहत दायर मूल मुकदमे में केरल सरकार ने कहा कि संविधान विभिन्न अनुच्छेदों के तहत राज्यों को अपने वित्त को विनियमित करने के लिए राजकोषीय स्वायत्तता प्रदान करता है और उधार सीमा और इसे बढ़ाने का अधिकार राज्य विधान को होता है। संविधान का अनुच्छेद 131 केंद्र और राज्यों के बीच किसी भी विवाद में शीर्ष अदालत के मूल अधिकार क्षेत्र से संबंधित हैं। इसी के साथ आज का यह कार्यक्रम समाप्त होता है। नमस्कार।